अगली सुबह आस्था उठकर जल्दी से तैयार होकर अपने कमरे में ही कॉफ़ी पी रही होती है कि तभी अंकिता दरवाजे के पास खड़ी हुई कहती है, आस्था, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आस्था अंकिता की तरफ मुस्कुरा कर कहती है, हाँ बिल्कुल, आओ ना बैठो। आस्था, ये मम्मी ने तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाया है और पापा ने बोला है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और घर आ जाओ। हाँ, कॉफ़ी पियोगी अंकिता? नहीं, तुम्हें तो पता है आस्था, मुझे चाय पसंद है। ठीक है, तो मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ, बैठो तुम। नहीं आस्था, मैं चाय पी कर आई हूँ। बस आस्था, तुम जल्दी से नाश्ता घर के घर चलो। ठीक है अंकिता, तो फिर साथ चलो, वैसे भी मैं तैयार ही हूँ और अभी मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूँगी। कहकर आस्था अपना पर्स उठाकर 2 कदम आगे बढ़ती है कि पीछे से अंकिता बोल पड़ती है, अच्छा आस्था, कुछ पूछूं तुमसे? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? आस्था पीछे मुड़ती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ पूछो अंकिता। आस्था, क्या तुम वरुण से प्यार आज भी करती हो? नहीं तो? अब चले। आस्था, बस एक ही शब्द नहीं, और कुछ नहीं बोलोगी? अब मैं क्या बोलूं अंकिता? नहीं के आगे मेरे पास ना ही कोई जवाब है और ना ही कोई सवाल है। बस नहीं तो नहीं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अंकिता, तुम प्यार करती हो ना वरुण से? हाँ, बहुत। और वरुण, वो भी तुमसे प्यार करता है? कहता तो है आस्था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे उसकी आंखों में भी दिखता है। ठीक है, तो फिर ये सवाल मुझसे क्यों? अंकिता को खामोश देख आस्था उसके पास आकर कहती है, देखो अंकिता, जो कहना था मैंने तुमसे कल कह दिया, और अगर अभी भी तुम्हारा मन उलझा हुआ है तो एक बार फिर से मैं कह देती हूँ, मेरे दिल में वरुण के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और अंकिता, वरुण सही भी नहीं है तुम्हारे लिए, पर तुम प्यार में हो, इसीलिए मेरी कोई भी बात समझोगी नहीं। जो दिल कहेगा तुम्हारा वो ही करोगी। इसीलिए अब अच्छा बुरा जो भी है तुम्हें खुद ही फैसला लेना पड़ेगा। और अब चले। कहकर आस्था घर आती है और चाचा जी के साथ कुछ ज़रूरी काम से वो बाहर चली जाती है और शाम में ही वो वापस आती है। और कुछ देर बाद आस्था तान्या को कॉल करती है। हेलो, हाँ तान्या, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आस्था, तू अपना बता। मैं भी ठीक ही हूँ। तान्या, तुझे कुछ बताना है। हाँ बोलो आस्था। तान्या, वो रुद्र जी ने। इससे पहले कि आस्था कुछ और बोलती, तान्या ने बीच में ही बात काटते हुए खुशी से कहा, आस्था, आखिर रुद्र ने तुमसे अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। तुझे कैसे पता? अरे यार आस्था, तू भी ना, रुद्र तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, ये प्यार ही तो है। अच्छा अब ये बता, तूने हाँ बोला ना, या फिर उस वरुण और सबको खुश देखने के चक्कर में तुमने ना कह दिया रुद्र को? नहीं तान्या, अभी तो रुद्र जी से मैंने कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, पर वरुण से शादी के लिए मैंने मना ज़रूर कर दिया है और भैया भाभी से भी कह दिया है। और फिर आस्था ने सारी बात, इस बीच जो भी हुई घर में, वो सब तान्या से कहा। तो तान्या हैरानी से कहती है, कैसे हैं तेरे भैया और भाभी? तुझे दर्द देने में उन्हें अच्छा लगता है क्या? छोड़ ना तान्या, मेरा नसीब ही खराब है। पता है तान्या, भाभी कुछ भी कड़वा बोलती हैं तो उनकी बातें मुझे बुरी नहीं लगती हैं, पर जब भैया चुप रहते हैं और सारी गलती मेरी दे देते हैं तो बहुत बुरा लगता है। रिश्ते बदल जाएंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ के जाने के बाद पापा को हमेशा मेरी फिक्र रहती थी। शायद उन्हें पहले से ही पता था, इसीलिए तो जाने से पहले ही ये घर मेरे नाम कर दिया। और अब क्या आस्था? तान्या, आज चाचा जी के साथ जाकर मैंने ये घर भैया के नाम कर दिया है। आस्था, ये क्या किया तुमने? कहाँ रहोगी अब तुम? पता नहीं तान्या, आगे अब क्या होगा मुझे खुद नहीं पता है। तान्या, बस अब सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। तान्या घबराते हुए कहती है, देख आस्था, तू कहीं कुछ ऐसा वैसा तो करने की नहीं सोच रही है ना? नहीं तान्या, तू फालतू में घबरा रही है। मैं ऐसा वैसा कभी कुछ भी नहीं करूँगी, इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। और पापा कहते थे कि संघर्ष कितना भी हो, उससे हार कर अपने आप को ख़त्म करना कायरता की निशानी है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, तू बेफिक्र रहे। और वैसे भी अब तो मुझे जीने की वजह मिल गई है। आस्था, तू बहुत बड़ी बेवकूफ़ है यार। तुझे आज पता चला तान्या? मजाक का टाइम नहीं है आस्था। तुमने तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब तेरी भाभी तो तुझे घर से निकाल ही देंगी। तान्या, जो होगा देखा जाएगा। आस्था, हाँ मैं तेरे लिए खुश हूँ कि रुद्र तेरी लाइफ में है, पर उनसे शादी होने के बाद ये सब करती ना, अब क्या करेगी तू? और फिर आस्था, मैं जानती हूँ रुद्र तुझे अच्छी तरह से समझते हैं और तेरा वो साथ ज़रूर देंगे, पर अपने आप को तू कमज़ोर तो मत कर।
घर अपने भैया के नाम करके तूने अच्छा नहीं किया, और तुमने एक बार भी मुझसे राय लेनी ज़रूरी भी नहीं समझी। खुद को बहुत महान समझती हो ना तुम। इतना भी सीधा होना अच्छी बात नहीं है। तान्या, मैं कोई महान नहीं बन रही हूँ। हाँ, पर भैया को मैं उदास नहीं देख सकती। आज नहीं तो कल वो मुझे ज़रूर समझेंगे, और अगर नहीं समझे तो अब मैं इसमें क्या करूँ? मैं अपनों से कैसे लड़ाई करूँ? एक वो ही तो है, उन्हें खोना नहीं चाहती हूँ मैं। तान्या, मेरे सारे अपने कब पराये होते गए मुझे खुद पता ही नहीं चला। कहानियों में सुना है और फिल्मों में देखा है कि कोई नगरी से राजकुमार आता है और अपनी राजकुमारी का हाथ थाम कर उसे डोली में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुना था कि कोई अजनबी हमारी ज़िंदगी में आकर हमारी पूरी दुनिया बदल कर रख देता है, और वो अजनबी हमारा खास कब हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। वरुण से प्यार हुआ तो उसके प्यार के एहसास से मैं सपनों की दुनिया में खो गई थी। सब भूल गई थी। खुश थी बहुत मैं, पर एक पल में उसने मुझे खुद की नज़रों से ही गिरा दिया। रोने और हंसने की वजह सब खत्म हो गई, तो लगा कि सिर्फ ये सपनों की दुनिया है। सच में तो आजकल कोई किसी का नहीं होता, प्यार भी नहीं। वरुण तो नहीं, लेकिन हाँ, एक रुद्र जी हैं जो मेरी ज़िंदगी में अजनबी बनकर आए, और कब वो मेरे खास बन गए मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी दुनिया ही बदल दी। आज रुद्र जी के आने से लगता है कि सपने भी पूरे होते हैं। उनके पास होने से, उनके एहसास से मेरी पलकें अपने आप शर्म से झुक जाती हैं। मैं जीना चाहती हूँ फिर से, आसमान में उड़ना चाहती हूँ तान्या। मैं कैसे कहूँ तान्या अपने दिल के जज्बात, मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। आस्था, रुद्र से अच्छा इंसान तेरी लाइफ में और कोई हो ही नहीं सकता है। तो मैडम, देर क्यों कर रही है? कह देना अपने दिल की बात रुद्र से। तान्या, रुद्र जी कुछ काम से बाहर गए हैं, शायद कल वापस आ जाएंगे। उनसे मिलकर तभी कहूँगी सारी दिल की बात। ठीक है, तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तेरी और रुद्र की शादी पहले हो, ताकि हमारी शादी में तुम दोनों आओ। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। फ़ोन रखने के बाद आस्था रुद्र को मैसेज करती है और मुस्कुरा देती है। उलझन, बेचैनी और इंतज़ार में रात से सुबह हुई। सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर आस्था रुद्र के फ़ोन का इंतज़ार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद रुद्र का कॉल आता है। आस्था फ़ौरन कॉल रिसीव करती है। हेलो आस्था। रुद्र की आवाज़ से ही आस्था के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। आस्था, कहाँ हो? मैं जयपुर से आ गया हूँ, तुम्हारे घर से थोड़ी दूर पर खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे बहुत जल्दी है यार तुमसे मिलने की, मैं घर भी नहीं गया। क्या तुम अभी मिल सकती हो? हाँ रुद्र जी, मैं बस अभी आई, कहकर आस्था ने फ़ोन रख दिया और अपने मम्मी पापा की तस्वीर पैक किए हुए बैग में रखकर हाथों में कागज़ लेकर वो अपने भैया भाभी के पास उनके कमरे में जाती है और कहती है, भैया ये घर के कागजात हैं, ये घर आपके नाम कर दिया है मैंने। आस्था के भैया बिना कुछ बोले मुंह फेर के वहाँ से चले जाते हैं। आस्था वहीं टेबल पर कागज़ रखकर अपनी भीगती हुई आंखों के साथ तेज़ कदमों से कमरे से निकलकर सीधे घर से बाहर निकल आती है। थोड़ी दूर चलने के बाद रोड पर ही रुद्र गाड़ी के दरवाजे के बाहर खड़ा था। रुद्र को देखते ही आस्था के मन में एक अजीब सा डर आ जाता है। रुद्र की तरफ अपने बढ़ते हुए कदम और बढ़ती हुई धड़कनों के साथ वो रुद्र के पास पहुंचती है। आस्था को देखकर रुद्र परेशानी से कहता है, क्या हुआ? सब ठीक है ना? ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? रुद्र जी, आप तो सब जानते हैं कि मेरा कोई नहीं है, और जो थे अपने वो भी अब पराए हो गए हैं। मेरा तो पहले ही सब छूट गया था, पर आज जो कुछ बचा था उसे भी सब छोड़ कर आई हूँ आपके पास। पर आई खाली हाथ हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है रुद्र जी। मैं आपकी हमसफ़र बनना चाहती हूँ, पर मैं आपके सपनों की वो दुल्हन नहीं हूँ जो सज सवर कर सबका आशीर्वाद लेकर धूमधाम से सारे रीति रिवाजों के साथ आपका हाथ थाम सके। क्या अब भी आप मुझे अपना हमसफ़र बनाना चाहते हैं? कहते हुए आस्था के आंसुओं के साथ उसका गला भी भर आया और अपनी नजरें झुका ली। रुद्र ने आस्था के हाथ से बैग लेकर गाड़ी के पीछे वाली सीट पर रख दिया और आस्था को गाड़ी में बिठाया, और फिर रुद्र भी गाड़ी में बैठ गया और ड्राइव करने लगा। आस्था रुद्र की तरफ देख रही थी, पर वो खामोशी से चुपचाप गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद रुद्र गाड़ी एक मंदिर के पास रोकता है। आस्था, यहीं बैठो, अभी मैं आया। रुद्र की खामोशी से आस्था बहुत ही परेशान हो गई। कुछ देर बाद रुद्र आस्था के पास आता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। आस्था का हाथ पकड़ते हुए वो मंदिर में लेकर आता है और आस्था के सामने खड़ा हो जाता है। मंदिर के पास से ही सिंदूर की डिब्बी ली थी रुद्र ने। उस डिब्बी से सिंदूर निकाल कर रुद्र आस्था की मांग भर देता है।
आस्था हैरानी से रुद्र की तरफ देखती है और हाथों से अपने माथे को छूती है और आस्था की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर जैसे पल वहीं थम सा गया हो। रुद्र आस्था के आंखों से गिरते हुए आंसू को पोंछते हुए कहता है, आस्था, मैं निभाने वालों में से हूँ, छोड़कर जाने वालों में से नहीं हूँ। फिर रुद्र अपनी मम्मी को फ़ोन करता है। मम्मी, भगवान के सामने आस्था की मांग मैंने भर दी है। थोड़ी ही देर में मैं आपकी बहू को लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज़ है तो घर के दरवाजे हमारे लिए बंद कर लीजिएगा, और अगर हाँ है आपकी तो आप अपनी बहू के स्वागत के लिए दरवाजे पर इंतज़ार कीजिएगा हमारा, कहकर रुद्र फ़ोन रख देता है। रुद्र आस्था की तरफ देखता है। चले आस्था। रुद्र जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि आप इस तरह से मेरी मांग भर दे। रुद्र जी, ये सब करना ज़रूरी था क्या? आपके घर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में? एक बार तो सबसे पूछ लेते। आस्था, कोई कुछ नहीं सोचेगा, और जिसको जो सोचना है सोचने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आस्था, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारी दुनिया और खुशियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। दोनों कुछ देर में ही घर आ जाते हैं। गाड़ी से उतरकर आस्था और रुद्र दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। सामने ही दरवाजे पर रुद्र की मम्मी और बहन काव्या दोनों खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी रुद्र और आस्था जैसे ही अंदर जाते हैं, रुद्र की मम्मी बोली, रुको तुम दोनों बाहर ही, ऐसे अंदर मत आओ। काव्या, जा आरती की थाली ले आओ और चावलों से भरा कलश। काव्या जल्दी से आरती की थाली अपनी मम्मी के हाथों में देती है और चावलों से भरा कलश चौखट पर रख देती है। आस्था बेटा, चुन्नी सर पर अपने डाल लो। रुद्र की मम्मी दोनों का तिलक करके आरती उतारती हैं। फिर आस्था से कहती हैं, अब आस्था, तुम अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर दोनों साथ में अंदर आ जाओ। आस्था घबराती है तो रुद्र आस्था का हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर आस्था कलश गिरा देती है और दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही रुद्र की मम्मी रुद्र के कान पकड़कर कहती है, तू ऐसे ऑर्डर देगा अपनी मम्मी को कि दरवाजे बंद कर लेना? इतनी जल्दी क्यों थी? अरे, मंदिर में ही शादी करनी थी तो एक बार हम सबको बता देता ना, हम सब भी पहुंच जाते वहीं और अच्छे से शादी भी होती ना। हाँ भाई, ये ठीक नहीं किया आपने। वैसे भी मुझे तो आस्था भाभी पहले से ही पसंद थी, काव्या ने अपना मुंह फुलाकर कहा। तभी रुद्र के पापा ऑफिस से आते ही कहते हैं, वाह, अब तुम ऐसे करोगे रुद्र? तुम्हारी शादी से हमें कोई एतराज़ नहीं था, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हमें बिना बताए शादी कर ली तुमने। अगर आस्था के मम्मी पापा तैयार नहीं थे तो मैं जाता ना उनसे बात करने, मैं सब संभाल लेता, पर तुमने तो सबका दिल दुखा दिया है। अमन भी आते ही बोल पड़ता है, अंकल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे, इसने तो मुझे भी नहीं बताया, ऐसे मौके पर तो अपने दोस्त को ही भूल गया। अरे सॉरी ना सबको, और अब जो सज़ा देनी है मैं उस सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हूँ। और पापा, आस्था की मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं। रुद्र के पापा हैरानी से आस्था की तरफ देखते हैं। आस्था सिर नीचे झुकाए खड़ी हुई थी। आस्था की पलकी भीगे देखकर रुद्र के पापा कहते हैं, चलो ठीक है, शादी कर ली तुम दोनों ने, लेकिन ये नहीं पता तुम दोनों को कि बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं। आस्था और रुद्र जल्दी से मम्मी और पापा के पैर छूते हैं। रुद्र के पापा दोनों को आशीर्वाद देते हुए आस्था से कहते हैं, बेटा, हम सबकी बातों को दिल से मत लगाना। तुम दोनों ने खुद ही फैसला कर लिया और शादी कर ली तो बुरा तो लगेगा ही ना। और तुम तो हम सबको ही पसंद थी बेटा, हम तो पहले दिन से ही तुमको अपनी बहू बनाना चाहते थे। हमने तो अपना बेटा खो ही दिया था, पर तुमने हमें हमारा हंसता खिलखिलाता हुआ बेटा वापस दे दिया, और मुझे पूरा यकीन है इस घर को भी तुम अच्छी तरह से संभालोगी। अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना है, झिझकते हुए आस्था ने कहा तो सभी हैरानी से आस्था की तरफ देखने लगे। अंकल, मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। आस्था की बात बीच में ही काटते हुए रुद्र के पापा बोले, बेटा, हमारी बहू के साथ अब तुम हमारी बेटी भी हो, तो अंकल नहीं, तुम्हारा पापा हूँ मैं। और तुम्हें रुद्र ने बताया नहीं कि हमारी फैमिली में ये अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती है, हमारे बच्चों की खुशी सबसे पहले है, और अब तुम भी हमारे घर का अहम हिस्सा बन चुकी हो। तभी रुद्र की मम्मी आस्था का कान पकड़ते हुए कहती हैं, मैं अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती हूँ, इसीलिए रुद्र की ही तरह मैं भी तुम्हारे कान पकड़कर कह रही हूँ, मुझे भी तुम मम्मी ही कहकर बुलाना। अगर आंटी कहा ना तो सोच लेना, खड़ूस सास बनने में देर नहीं लगेगी मुझे। ये सुन सभी हंस पड़े और आस्था ने भी धीरे से मुस्कुरा दिया।